हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं? आपको लग रहा होगा कि आप शायद अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केवल 1% लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इस बात की बेहद कम संभावना है कि हम सभी उन 1% लोगों में शामिल हों। आप जब अपने आसपास नजरें घुमाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने ही एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। ये लोग बाकी लोगों को भी एक सुरक्षित घोंसले में रहने की सलाह देते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो खुद इस बात से बेहद परेशान रहते हैं कि आखिरकार कब वो इस कैद की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। आप में से कुछ लोगों की जिंदगी शायद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे समय से गुजर रही हो। लेकिन ये बात दोनों ही तरह के लोगों को जान लेनी चाहिए कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप उससे कई गुना आगे जा सकते हैं। हमें बस जरूरत है हमारे वास्तविक सामर्थ्य की पहचान करने की। कई सारे बुद्धिजीवी ये कहा करते हैं कि शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है, जिससे आगे ये दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या ये सबके लिए सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 100 में से 1 आदमी हमेशा ऐसा होता है जो सभी तरह की सीमाओं को लांघकर नया इतिहास रचता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरह का इंसान बनते देखना चाहते हैं। तो क्या यह बहुत आसान रास्ता होगा? नहीं। यदि आपको उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना है, तो इसके लिए आपको मेहनत को भी अपना साथी बनाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। आप गरीब हैं, अमीर हैं, मोटे, पतले, लंबे, छोटे, पढ़े लिखे, अशिक्षित, जैसे भी हैं, आप अपने आप को सफलता की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। कई लोग प्रेरक कहानियां सुनकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये बातें केवल कुछ दिनों तक ही हमारे साथ रहती है, और अंत में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ समय पहले थे। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें बहुत कम समय के लिए काम करती हैं। आज तक इस तरह की बातों से शायद ही किसी की जिंदगी बदली हो। हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी इस तरह की कहानियां और बातों को सुनकर खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन अंत में हमने खुद को वहीं पाया जहां से हमने शुरुआत की थी। डेविड गोगिंस, जो एक एथलीट और अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं, वो भी कुछ समय पहले ऐसे ही एक आम व्यक्ति हुआ करते थे जो ये मानते थे कि हमारे शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने डेविड को ऐसा बनाया कि वो आज एक वास्तविक हीरो के तुल्य हैं। डेविड गोगिंस की लिखी किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड, डिफाई ऑड्स का सारांश, जिसमें डेविड हमारे लिए लेकर आए हैं उनकी जीवन यात्रा की वो हैरत अंगेज बातें जो आपको एक नया इंसान बनने में जरूर सहायक साबित होंगी। इस किताब की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे डेविड का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। हालांकि उनके पिता के पास खूब संपत्ति थी, लेकिन वो एक नशेड़ी भी थे जो डेविड और उनकी मां को बहुत मारा करते थे। आखिरकार डेविड और उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उनका परिवार सरकारी पेंशन पर अपना गुजारा किया करता था, मगर उनका रंग काला होने के कारण उनको अमेरिका में रंग भेद का हर रोज शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि निचले स्तर पर होना कैसा होता है, लेकिन डेविड ये जानते हैं कि ये एक दलदल में फंसे होने जैसा होता है जो आपको जकड़ लेता है और आपको अपने अंदर खींचता रहता है। जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर एक अलग रास्ता लेना ही समझदारी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हमारे विकल्पों को खुद से नहीं बल्कि बाहरी स्रोतों से प्रभावित होने देते हैं। डेविड को जल्द ही यह एहसास हो गया था कि प्रेरक बातें और कहानियां उनकी जिंदगी को नहीं बनाने वाली। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें दर्द और संघर्ष था। आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग और शरीर के हर कमजोर हिस्से को बदलकर इतना मजबूत बना दिया जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डेविड का यह मानना है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर पाता है। एक बार डेविड को MIT के एक बड़े समारोह में बुलाया गया था। हालांकि डेविड ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में कदम नहीं रखा था,
फिर भी वो दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेज में एक मेहमान के तौर पर बुलाए गए। उस समारोह में थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। इसके बाद डेविड ने देखा कि MIT के कुछ प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसमें वो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं कर पाते, फिर चाहे वो कितने ही कठोर क्यों ना हो जाएं। इसलिए इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग से कितने मजबूत हैं। वहीं उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करता नजर आ रहा था। जब डेविड से पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तब डेविड ने बिना किसी संदेह के साथ जवाब दिया कि प्रोफेसर ने जो बात अभी कही है वो 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हर मुश्किल को पार करके ही दम लेते हैं। डेविड ने इस बात पर पर्सिया के दार्शनिक हिल्टन का उदाहरण दिया, जिसने एक बार कहा था कि किसी भी जंग में 100 में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होने ही नहीं चाहिए। इनमें से 80 आदमी केवल वहां मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मगर वहीं एक आखिरी व्यक्ति होता है जो शूरवीर कहलाता है। वही व्यक्ति सभी 99 लोगों पर भारी पड़ता है। जिस क्षण आपका जन्म होता है उसी क्षण आप मरने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इस बात के भी योग्य बन जाते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और एक शूरवीर बने। मगर ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की जंग में क्या बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। तो तैयार हो जाइए डेविड के इस शानदार सफर पर जाने के लिए और जानिए कैसे करें अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल और जीतिए मुश्किलों से भरी अपनी इस जंग को। आप सुन रहे हैं डेविड गोगिंस की लिखी किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड, डिफाई ऑल। मुझे हालातों का शिकार बन जाना चाहिए था। डेविड अपनी मां, बड़े भाई और पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में रहते थे। वहां आसपास डॉक्टर, बड़े बड़े वकील और यहां तक कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी रहा करते थे, जिनकी कार बहुत शानदार थी। डेविड के घर के आगे भी एक मर्सिडीज और एक रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी, लेकिन सच डेविड के घर की दीवारों के पीछे छुपा था। डेविड के पिता ट्रूनिस गॉगिंस एक स्केट रॉक क्लब चलाते थे, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते थे। लोगों को लगता था कि उनका परिवार भी एक सभ्य परिवार की भांति है, जहां सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मगर सच्चाई इससे कोसों दूर थी। डेविड के पिता न केवल एक नशेड़ी थे, यहां तक कि वो कई सारी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। ट्रूनिस डेविड की मां जैकी से 17 साल बड़े थे और उन्होंने जैकी से कभी भी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी। हर रात डेविड और उनकी मां क्लब में रात भर काम करते थे। रात को वो गंदे टॉयलेट साफ करते और वहीं पर सोते थे। जब भी काम में कोई गलती होती तो डेविड और उनकी मां को ट्रूनिस बहुत मारते थे। डेविड अक्सर मार के कारण अपने शरीर पर पड़े निशानों को छुपाने का प्रयास करते थे। स्कूल में उनकी यही कोशिश रहती थी कि कोई भी उनकी मार के निशानों को न देखे, क्योंकि यदि कोई उनके निशानों को देख लेता तो ये निशान और ज्यादा गहरे हो जाते। उनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी और को उनके घर की बात पता चले। डेविड और उनकी मां दोनों उनके पिता के डीजे क्लब में हर वक्त काम करते थे। उनके पिता ने किसी भी अन्य कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं रखा था। डेविड के पिता की आसपास के मोहल्ले में अच्छी खासी पहचान थी, जिसके कारण लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो अपने बच्चों और पत्नी का बेहद ख्याल रखता है। एक दिन जब डेविड की मां ने एक छोटी सी गलती कर दी तो ट्रूनिस को बहुत गुस्सा आ गया। इस गलती पर वो अपनी बेल्ट निकालकर अपनी बीवी जैकी को लगातार मारता रहा। आखिरकार जैकी ने घर में लगा इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे ट्रूनिस रुका और ऊपर चला गया। उसे पता था कि पुलिस रास्ते में ही होगी। जब पुलिस आई तो ट्रूनिस पहले से ही दरवाजे पर खड़ा हो गया और पुलिस वालों से हंस हंस कर बातें करने लगा। पुलिस ने डेविड की मां जैकी को ट्रूनिस के पीछे खड़ा देखा। उन्होंने ये भी देखा कि जैकी का चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ट्रूनिस का एक अच्छा खासा रुतबा था और उसकी पहुंच पुलिस तक भी थी। डेविड और उनकी मां को यह एहसास हो गया था कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। एक दिन ट्रूनिस सब लोगों को एक क्लब लेकर गया।
जहां वो जुए में लाखों रुपए हार गया। जब सब लोग वापस अपने घर आ रहे थे, तब डेविड ने केवल इतना कहा कि उन्हें इस क्लब में नहीं जाना चाहिए था। यह सुनते ही ट्रूनिस आग बबूला हो गया। उसने डेविड को कहा कि वो घर जाते ही अपने कपड़े निकाल दे। डेविड जैसे ही घर पहुंचा, उसने ट्रूनिस की बात मानी और डरते हुए हॉल में जाकर कपड़े उतार कर खड़ा हो गया। उसे ये मालूम था कि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। हॉल की लाइट बंद थी, जिसके कारण डेविड ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गेट के खुलने की आवाज सुनी तो वो डर गया। उस हॉल में केवल इतना ही उजाला था कि वो ट्रूनिस की आंखें और थोड़ा चेहरा ही देख पा रहा था। ट्रूनिस ने बेल्ट निकालकर पहले डेविड की कमर पर मारा। जब डेविड ने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, तब ट्रूनिस ने उसकी जांघों और पैरों पर मारना शुरू कर दिया। डेविड अब ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथों से अपने पर लगने वाली चोट को कम करे, मगर ट्रूनिस की मार उसके नन्हे और नाजुक हाथों से कहां रुकने वाली थी। धीरे धीरे डेविड की आंखों से आंसू आने लगे और वो बेहद गुस्सा होने लगा। वो इन सब का अंत चाहता था, जिसकी शुरुआत अब होने वाली थी। वो अब चुपचाप खड़ा होकर ट्रूनिस की हर मार को सहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा था कि वो ट्रूनिस को उसी समय मार देना चाहता था। ट्रूनिस जब डेविड को मार रहा था, तो डेविड लगातार ट्रूनिस की आंखों में देख रहा था, जिससे ट्रूनिस को ये न लगे कि उसने डेविड को झुका दिया है। जब डेविड की मां जैकी को यह बात पता लगी, तो उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। वो अब तक ट्रूनिस को केवल इसलिए झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रूनिस ने अब तक कानूनी तौर पर उससे शादी नहीं की है। इसी कारण उसे कानूनी रूप से ट्रूनिस की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जैकी को यही चिंता सता रही थी कि वो अकेले अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। मगर जैकी अब ये सोच चुकी थी कि वो अब ये सब नहीं सहेगी। उसने शाम को खाना खाते वक्त डेविड और उसके भाई को कहा कि वो लोग अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि वो लोग अब और इस घर में नहीं रहेंगे। ट्रूनिस उस वक्त अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। जब उसने ये सुना कि जैकी उसे छोड़कर जा रही है, तो उसने गुस्से में जैकी से कहा कि वो लोग उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैकी के सामने यह समस्या थी कि उसे अपने और अपने बच्चों के लिए रहने की जगह ढूंढनी थी। तब उसने अपनी मां के पास ब्राजील जाने का निर्णय लिया। अपनी नानी के पास डेविड और उसका बड़ा भाई ट्रूनिस जूनियर करीब 6 महीने तक रहे, जिसके बाद वो स्कूल जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन डेविड का बड़ा भाई वहां नहीं रहना चाहता था, क्योंकि ट्रूनिस का व्यवहार ट्रूनिस जूनियर के प्रति काफी अच्छा था। हालांकि ट्रूनिस उसे भी कभी कभी पीटता था, लेकिन वो उसे अपना वारिस मानता था। कई बार ट्रूनिस अपने बड़े बेटे ट्रूनिस जूनियर को यह भी बोलता था कि एक बार तुम बड़े हो जाओ, फिर घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। ट्रूनिस की ये बात जैकी को पीटने पर भी लागू होती थी। हालांकि ट्रूनिस जूनियर कभी भी अपनी मां को ट्रूनिस के हाथों पीटते हुए नहीं देख पाया। उसकी आंखें और उसका मन इतना दर्दनाक दृश्य देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी ट्रूनिस जैकी को पीटता था, तो ट्रूनिस जूनियर हमेशा अपने कमरे के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता का व्यवहार बाकियों की तुलना में उसके साथ थोड़ा अच्छा है, तो उसने वहीं रहना पसंद किया। डेविड जब स्कूल गया, तो उसे दूसरी कक्षा में रखा गया। दूसरी कक्षा में उस उम्र का वो एकमात्र विद्यार्थी था जो कमजोर था। उसे दूसरी कक्षा की पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन किस्मत से डेविड को एक अच्छी शिक्षिका सिस्टर कैथरीन मिली, जिसने डेविड का ख्याल रखा और उसे हर बात ठीक से समझाई। उन्हीं के कारण डेविड धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अगले साल जब डेविड तीसरी कक्षा में आया, तो सिस्टर कैथरीन उसके साथ नहीं थी। नई शिक्षिका, जिसका नाम मिस डी था, पहले वाली शिक्षिका सिस्टर कैथरीन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि डेविड का अतीत कैसा था, इसलिए वो डेविड को खूब डांटती थी। धीरे धीरे डेविड ने परीक्षाओं में चीटिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मिस डी की डांट से बच जाया करता था। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। मिस डी को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने डेविड की मां को कहा कि वो डेविड को स्कूल में तभी रखेंगी जब वो डॉक्टर से उसके लिए थेरेपी सेशन लें और उसके पागल न होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। डेविड और उनकी मां जैकी को यह बात सुनकर बड़ा धक्का लगा। जब जैकी डेविड को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो वहां पर कई पागल बच्चे थे। डेविड को इस बात का पूरा एहसास था कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार था।
डेविड को इससे पहले भी एक बीमारी हो चुकी थी जिसमें उसके कान से लगातार खून निकलता था। उस समय ट्रूनिस ने उसका इलाज नहीं कराने दिया था, लेकिन अब जैकी ने सोच लिया था कि वो डेविड का इलाज कराएगी, मगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे डेविड को यह लगने लगा कि वो केवल असफल होने के लिए ही बना है। डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चैलेंज संख्या 1। डेविड की जिंदगी में मुश्किलें काफी जल्दी आ गईं, लेकिन सबका बुरा समय इसी तरह का हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए याद कीजिए कि आपका बुरा समय कब आया था। क्या आपके साथ भी कभी इस प्रकार की मारपीट की गई थी? यदि हां, तो आप वहीं से यह सोचने लगे होंगे कि आप एक सीमित क्षमता वाले व्यक्ति हैं। इसी सोच के चलते हम अपने आप को आगे धकेलना बंद कर देते हैं। आप आज ही एक डायरी में यह सब लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता के आड़े आ रहा है। वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में। एक बार आप अपनी सूची बना लें तो इसे आप जिसके साथ चाहें उसके साथ साझा कीजिए। आप चाहें तो इसे सोशल मीडिया पर भी एक फोटो के साथ पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि कैसे आपको एक प्रकार के बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा था। इससे यह होगा कि आप उस बुरे अनुभव से आगे बढ़ेंगे और अगले कदम की तैयारियां करने लगेंगे। सच का दर्द। डेविड और उसके परिवार की अगले कुछ सालों तक जिंदगी इसी तरह मुश्किलों से गुजरती रही, मगर आखिरकार कुछ समय बाद डेविड और उसकी मां जैकी को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जैकी उन दिनों विल्मथ इरविंग नाम के आदमी से मिली, जो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो बहुत कम समय में जैकी से बहुत करीब आ गया था। साथ ही साथ वो डेविड को भी बहुत पसंद करता था और डेविड को हमेशा अपने बेटे की तरह रखता था। जैकी और विल्मथ धीरे धीरे करीब आने लगे। डेविड भी इस बात से काफी खुश था, क्योंकि जब वो अपने पहले पिता ट्रूनिस के घर रहते थे तब उनके पास पैसा तो होता था, लेकिन वहां उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। फिर जब वो वहां से अपनी नानी के घर रहने आया तो गरीबी ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। लेकिन आखिरकार जैकी को एक नया हमसफर मिला, जो न केवल जैकी और डेविड से प्यार करता था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। जैकी अब विल्मथ के साथ होती थी तो वो बहुत खुश रहती, और यही चीज उसकी हंसी में भी देखी जा सकती थी। डेविड जब अपनी मां को इतना खुश देखता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि अब उसकी मां आखिरकार खुश है, जिसकी वो हकदार भी है। कुछ महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और जैकी और विल्मथ ने शादी करने का निर्णय ले लिया। सभी रिश्तेदार इस बात से बेहद खुश थे कि अब आखिरकार डेविड और जैकी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। विल्मथ एक बार जैकी और डेविड से मिलने उनके घर आया हुआ था। उस दिन उन सबको एक फुटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन किसी कारणवश विल्मथ ने डेविड और जैकी से किसी और दिन फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए कहा और खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन जैकी को यह खबर मिली कि किसी ने विल्मथ की गोली मारकर हत्या कर दी। जैकी ये सुनकर कुछ मिनटों के लिए एकदम सुन्न पड़ गई। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस बात की वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो विल्मथ के साथ बिताए उन सभी लम्हों को याद करने लगी जिसमें वो खुश थी। डेविड खुश था और विल्मथ भी मुस्कुरा रहा था। जैकी और डेविड उस वक्त जब विल्मथ के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पिछली रात कुछ गुंडे विल्मथ की हत्या करके भाग गए। जब डेविड वहां पहुंचा तब विल्मथ की लाश खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी। उस रात डेविड और जैकी को विल्मथ के घर रुकने के लिए कहा गया। उनके साथ विल्मथ के पिता भी थे। उन्होंने 2 बंदूकें भी अपने पास रखी थीं, जिससे अगर हमलावर वापस आए तो वो उनका मुकाबला कर सकें। मगर उस रात जैकी और डेविड अपनी जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो बस विल्मथ को लेकर अत्यधिक भावुक हो गए थे। डेविड ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में अच्छा समय आ गया है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत निकला। अगले कुछ महीनों तक न तो डेविड और न ही उसकी मां जैकी इस सदमे से उबर पाए। जैकी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खून से सनी पड़ी थी। वो एक बार भी विल्मथ के जाने के बाद रोई नहीं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुट रही थी।
ये बात उसके व्यवहार में भी लगातार दिख रही थी। जैकी की नींद भी बहुत कम हो गई और वो अक्सर टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाया करती थी। वहीं डेविड ने जल्द ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा। मगर उसके जीवन में हादसों का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। एक बार जब डेविड बस में बैठकर अपने स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि एक गाड़ी में से छोटा बच्चा निकलकर उसकी बस की तरफ भागते हुए आ रहा था। उस वक्त बस रुकी हुई थी। उस बच्चे के हाथों में कुछ बिस्किट थे। जैसे ही बच्चा बस के करीब पहुंचा तो बस चालू हो गई और बच्चा बस के नीचे कुचल गया। डेविड, जो केवल एक 15 साल का छात्र था, यह हादसा देखकर एकदम सहम और घबरा गया। उसी वक्त सभी बच्चों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा गया। डेविड भी बस से नीचे उतर गया, लेकिन जब उसने उस बच्चे का कुचला हुआ सिर देखा तो वो अंदर तक हिल गया और उसे विल्मथ की याद आ गई। उसे उस बच्चे की जगह विल्मथ की लाश दिखाई देने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे विल्मथ का शरीर जमीन पर खून से सना पड़ा था। डेविड एक और सदमे को झेल नहीं पाया। उस दिन घर आकर डेविड पूरे दिन सदमे में रहा। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए उसकी जो जिंदगी सामान्य हुई थी, उसमें अब दोबारा बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी। डेविड अब धीरे धीरे इस सदमे से भी उभरने लगा था, लेकिन समस्याएं अब भी डेविड का पीछा कहां छोड़ने वाली थी। एक बार डेविड और उसका ममेरा भाई शहर से दूर कहीं घूमने गए। जब वो वहां से पैदल वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिसमें बैठे एक गोरे आदमी ने खिड़की से निकलकर कहा कि ये काले लोग यहां कैसे आ गए। डेविड को अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने और उसके भाई ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपना सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलते रहे। मगर वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उसमें बैठा गोरा आदमी बंदूक लेकर डेविड के सामने आ गया। बंदूक को डेविड के सामने तानकर उसने फिर उनसे पूछा, तुम काले लोग कहां से हो और इस शहर में क्यों आए हो? हालांकि डेविड ने पहले भी कई बार ऐसे हालातों का सामना किया था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति का वो पहली बार सामना कर रहा था, जहां उसके सिर पर कोई बंदूक ताने खड़ा था। वो बस यही सोच रहा था कि वो उसका जवाब दे या नहीं। आखिरकार डेविड और उसके भाई ने कुछ न बोलने का निर्णय लिया। वो व्यक्ति डेविड और उसके भाई को गंदी गालियां देकर वहां से चला गया। तब दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली, लेकिन डेविड का आत्मविश्वास अंदर से ध्वस्त हो चुका था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारी चमड़ी का रंग हमारे व्यवहार को बिल्कुल भी बयान नहीं करता। घर आकर डेविड ने यह बात अपनी मां को नहीं बताई, लेकिन वो रात भर इसके बारे में सोच सोच कर रोता रहा। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने डेविड के साथ भेदभाव को आमंत्रित किया। एक बार डेविड अपनी कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका की बात सुन रहा था। उस वक्त जब उसने अपनी नोटबुक खोली तो उसने देखा कि उसकी नोटबुक पर किसी ने एक काले व्यक्ति का चित्र बना दिया था, जिसके पीछे आपत्तिजनक और भद्दी गालियां भी लिखी हुई थी। डेविड ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब तक किसी ने भी उसको कम से कम उसके स्कूल में तो इस तरह की भेदभाव भरी बातें नहीं कही थी। लेकिन उस दिन डेविड ने यह देखा कि उसके स्कूल के साथी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उसे एक निम्न दर्जे का व्यक्ति मानते हैं। डेविड तब बिना किसी को देखे अपनी नोटबुक उठाकर कक्षा से बाहर चला गया। पीछे से उसके शिक्षिका उसे बुलाती रही, लेकिन वो रोते हुए सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा। उसने उस नोटबुक को प्रिंसिपल की टेबल पर फेंका और कहा, अब बस हो गया, मैं अब और नहीं सह सकता। प्रिंसिपल ने उसकी किताब देखी और कहा कि डेविड, इसमें तो काले व्यक्ति की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, यह जरूर कोई बेवकूफ होगा। डेविड प्रिंसिपल की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और रोता रहा। डेविड के लिए परेशानियां यहीं नहीं रुकी। वो लगातार रंग भेद से जुड़े इस तरह के तानों का सामना करता रहा, मगर एक घटना ऐसी हुई जिसने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। डेविड को अपने स्कूल में एक लड़की बेहद पसंद थी। वो लड़की भी डेविड को बहुत पसंद करती थी। एक बार जब वो दोनों एक कैफे में कॉफी पी रहे थे तो उसी वक्त उस लड़की को उसके पिता ने डेविड के साथ देख लिया। उसके पिता ने लड़की को बुलाया और कहा, अगर आइंदा तुम इस लड़के के साथ में दिखी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर डेविड अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका काला होना उसको इतनी बेइज्जती का पात्र बनाएगा। वो अब पूरी तरह से हार चुका था।
वो किसी से भी सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर रहा था। डेविड के शरीर को मानो लकवा मार गया हो। ये उसके जीवन का सबसे शर्मिंदगी भरा पल था, जो वास्तव में उस बंदूक वाली घटना से भी ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि ये घटना भरी भीड़ के सामने हुई थी और ये शब्द भी एक पढ़े लिखे व उम्र दराज व्यक्ति के मुंह से निकले थे। इन सब परेशानियों के बीच डेविड के मन में एक सपना था, जो अब भी पल रहा था। डेविड के दादाजी अमेरिकी वायुसेना में एक रसोइया थे, जहां उन्होंने 30 साल तक काम किया था। उनको अपनी इस नौकरी पर इतना गर्व था कि वो अपनी सेना की वर्दी हर रविवार को चर्च में जाते वक्त पहनते थे। यही देखकर डेविड भी वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित हुआ। वायुसेना में भी जो नौकरी डेविड को सबसे ज्यादा पसंद थी, वो पैराट्रूपर्स की थी। पैराट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो वायुयान से पैराशूट की मदद से कूदकर पायलट और सेना के जवानों की जान बचाते हैं। डेविड ने इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह के लिए एक कोर्स में दाखिला लिया। वहां उसने एक पैराट्रूपर स्कॉट गैरन का भाषण सुना। अपनी ट्रेनिंग के दौरान की कहानियां सुनाते हुए स्कॉट ने बताया कि कैसे उसे 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ा था। एक दिन जैसे ही वो कूदा तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और उसके साथी के पैराशूट से उलझ गया। इसके कारण वो दोनों ठीक से लैंड नहीं कर पाए। जल्द ही स्कॉट जमीन पर गिर गया और वो लुढ़कता ही गया। सबने सोचा कि स्कॉट की मौत हो गई है, लेकिन उस समय उसमें थोड़ी जान बाकी थी। स्कॉट को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके दिल ने 2 बार धड़कना बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद भी स्कॉट का फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल होने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इतनी चोटें लगने के बाद पैराट्रूपर्स का दोबारा वायुसेना में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वक्त स्कॉट लगातार अपने ठीक होने पर ध्यान देने लगा और 18 महीने के प्रयास के बाद एक असंभव काम को करने की कोशिश में लग गया। उसने अपने सारे बुरे हालातों को पार करके खुद को फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल किया। डेविड ये कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे एक असंभव कार्य को स्कॉट ने संभव किया। अपने ऊपर आई हर परेशानी को सहने के बाद डेविड को आखिरकार अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। डेविड अब ये सोच चुका था कि उसे किस रास्ते पर चलना है। इसके बाद डेविड ने बास्केटबॉल के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे कम से कम वो अपने स्कूल के बच्चों के सामने अपनी कुछ प्रतिष्ठा बना सके और उसका मनोबल भी बढ़ा रहे। हालांकि वो पढ़ाई में अब भी पहले जितना ही कमजोर था और वो परीक्षा में केवल धोखाधड़ी करके पास हुआ करता था। लेकिन सेना में जाने का अर्थ है अनुशासन, जिससे डेविड अब भी काफी दूर था। मगर उसके जीवन में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने डेविड को बदलने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। पहली घटना तब हुई जब डेविड सेना में दाखिल होने वाली एक परीक्षा में फेल हुआ। डेविड उस परीक्षा में अपनी ओर से जितनी तैयारी कर सकता था करके गया था। उसने सोचा था कि स्कूल की तरह इस परीक्षा में भी वो नकल कर लेगा, लेकिन ये परीक्षा अलग थी। डेविड के आसपास जो बच्चे बैठे थे वो एक अलग विषय की परीक्षा दे रहे थे, इसलिए डेविड के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे वो नकल कर पाए। डेविड उस परीक्षा में 99 अंकों में से केवल 20 अंक ही प्राप्त कर पाया, जो सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 36 अंकों से काफी कम थे। इस घटना ने डेविड को काफी उदास तो किया ही, मगर साथ ही साथ इसने डेविड को यह भी एहसास दिलाया कि उसे अपने आप को बदलने की कितनी जरूरत है। उसके जीवन की दूसरी घटना उसकी मां जैकी से जुड़ी थी। डेविड की मां जैकी जब भी डेविड को कुछ बताती थी तो डेविड उसे सुनने से साफ इनकार कर देता था। डेविड लगातार कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर बैठा रहता था। उसकी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। जब एक दिन डेविड अपने दोस्त के यहाँ था तो वहां उसकी मां जैकी का फोन आया, जिसने उससे कहा कि उसके कॉलेज से एक पत्र आया है। उस पत्र में यह लिखा था कि डेविड 1 साल में आधे से ज्यादा बार कक्षाओं में नहीं आया है, तो यदि डेविड इन सब कक्षाओं में ना आने का कोई वाजिब कारण नहीं बताता तो वो इस साल कॉलेज पास नहीं कर पाएगा। यह सुनकर डेविड कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, मैं आकर पत्र लेता हूं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मां के पास गया तो उसकी मां ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे बस एक सैंडविच बनाकर दे दिया। डेविड अपने कमरे में जाकर उस पत्र को देखने लगा। उसके बाद वो नहाया और खुद को शीशे में देखने लगा। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहेगा।
डेविड अपने आप से घृणा करने लगा। उसने खुद से कहा कि आखिरकार ऐसे इंसान को वायुसेना क्यों रखेगी। उसी दिन से डेविड ने सोच लिया कि उसे अपने आप को बदलना है, और यहीं से शुरू हुई डेविड की अपने आप को बदलने की कहानी। डेविड ने अपने आप से वादे करने शुरू कर दिए। उसने खुद से कहा कि अब उसे बेकार गुंडे की तरह रहना बंद करना होगा। उसे परीक्षा में नकल करनी भी बंद करनी होगी, क्योंकि ये अनुशासित जीवन ही उसे वायुसेना में भर्ती करवा सकता था। डेविड अब लगातार वायुसेना में भर्ती होने की तैयारी में लग चुका था। वो हर दिन भागता, जिम जाता और पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। धीरे धीरे उसकी मां को भी यह एहसास हो गया कि डेविड इस बार वायुसेना में भर्ती होने के लिए काफी गंभीर है। जैकी ने डेविड के लिए एक शिक्षक रखा जो उसको ये बताएगा कि वो कैसे वायुसेना में भर्ती हो सकता है। धीरे धीरे डेविड हर चीज में बेहतर होने लगा और 6 महीनों के अंदर ही उसने अपनी पढ़ाई का स्तर 4th कक्षा से उच्च विद्यालय के स्तर तक पहुंचा दिया। अपने तीसरे प्रयास में डेविड आखिरकार वायुसेना की परीक्षा पास करने में सफल हुआ और वायुसेना में भर्ती हो गया। लेकिन क्या संघर्ष अब डेविड का साथ छोड़ चुका था? ये देखने वाली बात थी। चैलेंज संख्या 2। डेविड के लिए अब वो वक्त आ चुका था जब वो खुद की नजरों से नजरें मिलाकर खुद का सामना करें। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप अपने घमंड को बढ़ावा न दें। जब आप अपने घमंड को बढ़ावा देते हैं तो वास्तव में वही आपको एक वास्तविक हीरो बनने से रोकता है। डेविड ने यह काम शीशे के सामने देखकर खुद से बात करके किया। आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे आप अपने असुरक्षित विषयों और अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाइए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, और जब भी आप अपने उस लक्ष्य से भटकें तो खुद को ये याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अपने हर कदम को देखना शुरू कीजिए। आपका उठाया हर कदम क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों को नकारना बंद करें। आप जैसा महसूस करते हैं आप कम से कम खुद को तो वैसा ही बताइए। अगले ही दिन डेविड नेवी के अफसरों को फोन लगाने लगा और अपनी कहानी बताकर यह कहने लगा कि उसे नेवी की सील ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है, मगर हर किसी ने उसे नकार दिया। लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने डेविड को उससे मिलने के लिए कहा। जब डेविड उससे मिलने गया तो उसने डेविड के वजन का मजाक उड़ाकर उसे वापस भेज दिया। मगर इन सब समस्याओं के बाद डेविड को आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती करने का काम देखा करता था। डेविड उससे मिलने गया, लेकिन इस बार उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि पिछली बार उसकी उम्मीद उसके मजाक बनने के साथ ही खत्म हो गई थी। इस अफसर का नाम था शाल्जो। जब डेविड वहां पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन शाल्जो उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने डेविड का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसे तुरंत वजन तौलने वाली मशीन पर खड़ा होने के लिए कहा। उस वक्त नेवी में अधिकतम स्वीकार्य वजन 95 किलो के आसपास था। डेविड ने अपने कदम तराजू पर रखे और दोबारा बेइज्जती सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सामने 135 किलो का आंकड़ा दिखा, तब शाल्जो मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान हो। नेवी में थोड़े फुर्तीले इंसान चाहिए होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने वजन को आने वाले 3 महीनों के अंदर कम करना होगा। यह सुनकर डेविड सोचने लगा कि आने वाले केवल 3 महीनों में उसे करीब 45 किलो वजन कम करना होगा। शुरुआत में डेविड को लगा कि यह काम बिल्कुल असंभव है, जिसे वो शायद ही कर पाए, मगर अब डेविड के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक डेविड नेवी सील की परीक्षाओं की तैयारी में लग गया और उसने अपनी मेहनत के बूते पर सभी परीक्षाएं भी पास कर लीं। लेकिन एक परीक्षा ऐसी थी जिसमें उसके जरूरत से थोड़े कम अंक आए थे। इसके अलावा अभी उसकी शारीरिक परीक्षा होनी भी बाकी थी, जिसकी तैयारी वो जल्द शुरू करने वाला था। यह काम डेविड को इतना असंभव लग रहा था कि उसने अपने रेस्टोरेंट की नौकरी भी नहीं छोड़ी। उसे यह लगा कि अगर वो नेवी में भर्ती होने में सफल नहीं हो पाया तो कहीं वो अपनी पुरानी नौकरी से भी हाथ न धो बैठे। हालांकि डेविड ने लिखित परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक विषय में उसका प्रदर्शन थोड़ा ढीला रह गया था। इसलिए उसको 4 हफ्ते बाद दोबारा सारी परीक्षाएं देनी थी।
जब रेस्टोरेंट में डेविड ने एक बार फिर उन कॉकरोचों और कीड़े मकोड़ों के साथ जिंदगी बिताई तो उसने इस बार पूरी तरह से ये ठान लिया था कि अब वो वापस इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। उसी दिन से डेविड ने अपने जूते की डोरियां बांधी और दौड़ना शुरू कर दिया। पहली दौड़ के बाद उसके पैरों में भयानक दर्द होने लगा और उसके फेफड़ों ने केवल 1 किलोमीटर की दौड़ के बाद ही हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब डेविड रुकना भूल चुका था, इसलिए वो उन सभी कठिनाइयों के बावजूद दौड़ता रहा। वो रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे दौड़ने जाता था और फिर वापस आकर पढ़ाई करता था। डेविड का वजन ज्यादा होने के कारण वो भागने की बजाय साइकिल चलाने में ज्यादा समय बिताया करता था, क्योंकि उसका अपने इतने ज्यादा वजन के साथ भागना काफी मुश्किल होता था। डेविड ने अपना खाना भी बहुत कम कर दिया था। कम कैलोरी के लिए वो दिन में केवल एक बार ही खाना खाता, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा था। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब डेविड का वजन 10 किलो कम हो गया था, मगर नेवी में जाने के लिए ये वजन अब भी काफी ज्यादा था। अब डेविड ने धीरे धीरे कसरत करनी भी शुरू कर दी। जैसा कि अक्सर वजन कम करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि शुरुआत में तेजी से वजन गिरने के बाद एक समय ऐसा आता है जब शरीर वजन कम करना बंद कर देता है। डेविड के साथ भी यही हुआ। उसका वजन कुछ समय के बाद गिरना बंद हो गया। अब डेविड के पास अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी कसरत को और ज्यादा बढ़ा दे। ट्रेनिंग के 1 महीने पहले डेविड का वजन करीब 105 किलो के आसपास था। वो अब दिन में करीब 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ा करता था और करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। इसके अलावा उसने तैराकी करनी भी शुरू कर दी थी। ये सब वो कड़ाके की सर्दी में किया करता था। लेकिन अब शरीर के साथ साथ डेविड को अपनी मानसिक तैयारी भी पूरी तरह से करनी थी। वो केवल कम वजन के साथ नेवी सील की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको लिखित परीक्षा भी दोबारा पास करनी होगी। इसलिए वो पढ़ाई को भी ज्यादा समय देने लगा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब नए विषय की परीक्षा का नतीजा आना था। डेविड अपना परिणाम लेने के लिए ऑफिस पहुंचा। वो वहां के कर्मचारी से अपने परिणाम की मांग करने लगा और जब उसका परिणाम उसके सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार अब सभी परीक्षाएं पास कर ली थीं। शाल्जो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने डेविड से मिलकर डेविड की इस सफलता का जश्न मनाया। चैलेंज संख्या 3। आपकी यात्रा का पहला चरण हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर मेहनत की दुनिया में कदम रखना होता है। इसलिए अपना पहला कदम इतने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो आपको अंत तक रुकने न दे। हमेशा ध्यान रखें कि आप वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो। इस तरह के काम करने से आप धीरे धीरे अपने डर पर हावी होने लगेंगे और अगर भविष्य में कुछ ऐसी चुनौती आपके सामने आती है तो आप उसके सामने नहीं झुकेंगे। आप जिस भी चीज को बदलना चाहते हैं उसकी फोटो लें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। इसके साथ ही उस तस्वीर के नीचे ये भी लिखें कि आप इसमें क्या बदलाव लाने वाले हैं और बदलाव के प्रयास में जुट जाएं। एक असंभव कार्य। अपने तीसरे प्रयास में डेविड वायुसेना की परीक्षा को पास करके सेना में भर्ती हो गया। लेकिन डेविड की जिंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? प्रशिक्षण के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं असामान्य होती हैं। उससे उसके शरीर में रक्त की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसी के चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद नियति ही उसे एक असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण वो हर जगह असफलता का मुंह देख रहा है। इस दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसका काम चूहों को पकड़कर रेस्टोरेंट से दूर छोड़कर आने का था। डेविड को पता था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहता है। उसे तो वायुसेना में भर्ती होना था, लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। जब डेविड की उम्र 19 साल की थी तब उसका वजन करीब 80 किलो के आसपास था और 4 सालों बाद वो करीब 130 किलो का हो गया था। इस वजन के साथ उन्हें केवल चूहे पकड़ने की नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए एक सपना मात्र ही रह गया था। डेविड को अपनी इस नौकरी में केवल एक ही चीज पसंद थी और वो ये थी कि इसे करते वक्त उसे किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ता था।